Let's discuss integrated rate equations. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का रिक्वायरमेंट इसलिए है बिकॉज जनरली हम अगर किसी रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो वो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, या हम जनरली कभी भी अगर रिएक्शन का रेट फाइंड करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस वी नो दैट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय ड्राइंग टेंजेंट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके। तो अगर हमें इसे किसी का लॉन्ग रेंज में वैल्यू निकालना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इन इक्वेशंस को डिटरमाइन करते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन से, डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट रेट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमें इनिशियली पता है कि रिएक्शन इज़ ज़ीरो ऑर्डर, रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है मींस आपको एक्सपेरिमेंटली आप पता कर चुके हैं और ग्राफ प्लॉट करके कि रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न सम एग्जांपल्स ऑफ इट, आप इसके कुछ एग्जांपल्स भी याद कर सकते हैं बिकॉज ये सिंपली यही बता रहा है कि वो ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लैटिनम सरफेस पे, तो अगर अमोनिया डिकम्पोज कर रहा है प्लैटिनम सरफेस पे तो ये भी एग्जांपल है हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। आई सजेस्ट एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है स्पेशली फॉर योर मेडिकल एग्ज़ाम। वैसे मेंस भी आजकल बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा है, तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी का एक भी एग्जांपल मिस मत करिए। और जैसे कि क्योंकि कई बार क्या होगा, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को बाय डिफ़ॉल्ट भी पूछ सकते हैं। मान लो बोल देंगे कि अमोनिया इज़ डिकम्पोज्ड एट प्लैटिनम सरफेस और के वैल्यू दे दिया या टाइम दे दिया, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेम वे आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर अब एच आई डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई ऑन, अब एच आई का डिकम्पोजिशन गोल्ड सरफेस पे, ये भी किसका एग्जांपल है? इट इज़ एन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। एज दीज टू एग्जांपल्स आर मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, सो आई सजेस्ट यू टू लर्न इट बाय हार्ट। आप लर्न करिए इसको, रिएक्शंस को। एंड अ वेरी कॉमन एग्जांपल दैट एवरी पर्सन नो, reaction of sunlight photochemical reaction means reaction of hydrogen plus chlorine in presence of sunlight to form HCl. So these are examples of zero order reaction and I suggest you to learn it because हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि order of reaction is determined experimentally, तो आप एज सच कुछ भी इधर आइडिया नहीं लगा सकते हैं, आपको पता ही होना चाहिए कि वो कौन से उससे बिलोंग कर रहा है। नाउ लेट्स ड्राइव मैथमेटिकल फॉर्म या यू कैन से डेरिवेशन। ये सिर्फ सीबीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट आप सीबीएसई के लिए अभी 12th में अपीयर हो रहे हैं तो ये वीडियो देखिए, नहीं तो आप ज़ीरो ऑर्डर का डेरिवेशन इंटीग्रेटेड इक्वेशन का ये आप लीव कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल पार्ट और इसमें बहुत सारी थ्योरी भी इन्वॉल्व होगी बिकॉज हम अपने आप ही मान लेंगे कि जो आर नॉट है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हम किसी भी चीज़ को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं तो इसका मतलब रिएक्शन को जस्ट हमने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है, और जब भी हम रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे हम t इक्वल टू ज़ीरो कंसीडर करते हैं। एंड तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि आर नॉट इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड आर इज़ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जो हम किसी भी टाइम पे कंसीडर करते हैं, तो आप वो एट एनी टाइम टी बोल सकते हैं। अब आप अपने आप ही एक रिएक्शन एज्यूम करेंगे कि रिएक्शन इज़ सपोज अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट दे रहा है। एंड वी नो दैट बाय डेफिनेशन रेट इज़ डी आर बाय डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, इट इज़ अ डेफिनेशन। क्योंकि हम रिएक्टेंट लिख रहे हैं तो हमने नेगेटिव साइन लगाया, विच इज़ इक्वल अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ के इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर ज़ीरो। यहाँ पावर ज़ीरो लिखने का पर्पज़, ये मैं वर्ड्स में इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे आप कंफ्यूज ना हो तो चलो ऐसे ही लिख देते हैं।
कि ये पर्पज़ है इधर कि ये सेम कलर में लिख रहा हूँ, कभी आप सोचे कुछ अलग है। बिकॉज रिएक्शन इज़ ज़ीरो ऑर्डर, जो पावर होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है। तो अब किसी भी चीज़ की अगर पावर ज़ीरो होती है तो वो वन होता है। तो इस इक्वेशन का अगला स्टेप हो जाएगा आपका माइनस डी आर बाय डी टी इज़ इक्वल टू के, बिकॉज वो वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। अब ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट, अब मैथमेटिक्स हमें आता है और नहीं है तो चलो अब मैथमेटिकल केमिस्ट्री, बस मैं ये बोलूँगा यहाँ केमिस्ट्री फिनिश हो जाता है एंड जस्ट मैथमेटिक ही बचता है। तो जस्ट आपको हम बोलेंगे कि जस्ट आप के इंटू डी टी, और जो अगर मेडिकल में बच्चे तो उन्होंने मैथमेटिकल फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट साइन क्या आता है, बाहर आता है। तो अलग कलर में बस इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको दिख जाए कि के इज़ अ कांस्टेंट और वो वैल्यू से बाहर आएगा। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब कुछ बुक्स इसे आई लिख देती हैं, कुछ बुक्स इसे सी लिख देते हैं, बट आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ सी। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका सी है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर आप बोर्ड में डेरिवेशन आ रहा है तो उसमें एवरी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे पूरा इसे लिख के देखिए इसी तरीके से ही जहाँ से हमने स्टार्ट किया, और एक भी मिस नहीं होना चाहिए बिकॉज बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है। तो अब यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो वी नो दैट जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, तो ये रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब हमने t इक्वल टू ज़ीरो लिया है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल होगी, मीन्स आर नॉट। तो जस्ट हम पीछे देख लेते हैं कि हमने क्या किया है, आर नॉट को इनिशियल माना है टी इक्वल टू ज़ीरो पे। तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो आर इक्वल टू आर नॉट हो जाएगा। और अगर आप बोर्ड्स में हैं लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा आगे कि ये जो आर नॉट है वो क्या है, व्हाट इज़ आर नॉट। तो आप बोलेंगे वेयर आर नॉट इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब कई बार हम इतना लिख के छोड़ देते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बट टू बी प्रिसाइज आप सोचिए कि एक अननोन बच्चा इसे देख रहा है तो उसे समझ नहीं आएगा कि ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। तो अब इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करते हैं एंड गिव दिस इक्वेशन नंबर वन। इसको इक्वेशन वन दीजिए, इसमें आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट की है तो यू विल गेट आर नॉट इज़ इक्वल टू, अब मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इक्वेशन है r इज़ इक्वल टू के टी प्लस सी, इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया है, जो r है वो क्या हो जाएगा r नॉट, और जो टाइम है टाइम का वैल्यू क्या हो गया ज़ीरो। तो k इंटू ज़ीरो प्लस सी, यहाँ से हमारे पास c का वैल्यू आ गया r नॉट। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। तो अब हम अगर इस दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी है ऑब्वियसली दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर वन, और ये जो इक्वेशन है ये क्या है हमारा टू। तो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, या यू कैन से सब्सटीट्यूटिंग सी इन, जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम किसको, वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट आर नॉट सॉरी आर इज़ इक्वल टू के टी प्लस आर नॉट। तो लर्न दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम याद कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें हम मिस कर गए नेगेटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन भी आएगा। तो r इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, लर्न दिस इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ अब ये जो इक्वेशन है लेट्स कंपेयर इट, इसे हम कंपेयर करते हैं एक इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यू कैन से ऑन कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन, तो आप समझ ही गए स्ट्रेट लाइन है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि जो स्लोप है, स्लोप इज़ m, तो कंपेयर कर रहे हैं तो हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे येलो से, स्लोप इज़ माइनस के। तो जो स्लोप का वैल्यू आ रहा है वो माइनस के आ रहा है, एंड हेयर इंटरसेप्ट इज़
आर नॉट. तो यू कैन से इंटरसेप्ट इज आर नॉट. तो इन केस अगर आपसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम में, तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन, तो ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन में हमने वाई एक्सिस पे लिया है कॉन्सेंट्रेशन. तो जब भी वर्ड कॉन्सेंट्रेशन है तो इट इज़ रिएक्टेंट, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम. तो जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इससे समझ आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगा. तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व. नाउ अब आपको यहाँ से ये समझ आ रहा है कि व्हाट इज़ दिस, ये इंटरसेप्ट है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर नॉट. इट इज़ रिप्रेजेंटिंग आर नॉट. और स्लोप जो होगा इसमें, द वैल्यू ऑफ स्लोप इज़ माइनस के. स्लोप नेगेटिव है, तो अगर वैसे नेगेटिव स्लोप है तो अगर जस्ट मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो हम लिखेंगे के, और या यू कैन से इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप. ज़्यादा सही तो यही कहना है कि माइनस स्लोप इज़ इक्वल टू के. बट अगर आप इसे ऐसे लिख रहे हैं कि स्लोप इज़ इक्वल टू के, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि स्लोप नेगेटिव है. तो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे सही हैं. तो इन दिस वे वी डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर. ज़ीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया. अब यहाँ पे हम मूव होते हैं नेक्स्ट हाफ लाइफ पे कि व्हाट इज़ हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट. सबसे पहले हम हाफ लाइफ को डिनोट कर लेते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय टी हाफ. तो व्हाट इज़ हाफ लाइफ, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज. जितना टाइम किसी रिएक्शन को लगता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ होने में. इनिशियल से हाफ मीन्स अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है तो उसका 50 होने में. तो जो भी इनिशियल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ देखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वेश्चन में मेंशन है इनिशियल कंसंट्रेशन 80 है तो उसकी हाफ़ लाइफ क्या होगी, उसकी हाफ़ लाइफ होगी 80 से 40 आना. अब इनिशियल वैल्यू अगर 50 है तो 25 पे आने पे जो टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे हाफ़ लाइफ. तो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ, जब हमारा टाइम हाफ़ लाइफ होगा तो किसी भी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होगी वो इनिशियल का हाफ होगी. तो अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो यू कैन से दिस. अब अगर आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इन इक्वेशन, आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो आर इक्वल टू माइनस के टी, नॉट इस इक्वेशन में नहीं, सब्सटीट्यूट इन दिस इक्वेशन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट. तो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 एज्यूम कर लेते हैं. तो अगर इसमें इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, ऐसे थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको इक्वेशन ग्रीन हाइलाइटर में दिखती रहे. तो आवर आंसर इज आर इक्वल टू माइनस के टी हाफ प्लस, ये आर का वैल्यू क्या लिख देना चाहिए मुझे, आर नॉट बाय 2, और ये क्या हो जाएगा आर नॉट. अब इसे हम इधर ले आएंगे तो वी गेट, अब तो मैथमेटिक्स है इसमें, आर नॉट बाय 2 माइनस आर नॉट इज़ इक्वल टू माइनस के टी हाफ. तो ये हो गया आर नॉट बाई 2 इज़ इक्वल टू के टी हाफ. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट आर नॉट बाई 2 इक्वल टू के टी हाफ, और हाफ लाइफ इज़ आर नॉट बाय 2 के. अब आपको बोलेंगे कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करिए एंड लर्न भी करिए. इससे हम क्या क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, इससे हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो हाफ लाइफ है, जो हमारा हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हाफ लाइफ इज़ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली वर्ड लिखना पड़ेगा. जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो भी प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के. तो आर नॉट, तो मीन्स अगर यहाँ से आप हाफ लाइफ का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हाफ लाइफ का प्लॉट
विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लीनियर, वी गेट अ लीनियर कर्व। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं विद अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स, तो इसे अगर हमने कंपेयर किया y इक्वल टू एम एक्स, c यहाँ पे है ही नहीं, प्लस में वैल्यू ज़ीरो है, तो जब भी इंटरसेप्ट की वैल्यू ज़ीरो होती है तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी हाफ लाइफ विल इंक्रीज एंड वी गेट अ वेरी स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग टी हाफ, और ये ढंग से नहीं बना है, सही कर लेते हैं इसको, सीधा ही लिख देता हूँ, टी हाफ, और जो एक्स एक्सिस है वो क्या शो कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, एवरी टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ आ गया फॉर ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई कर लेना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।